हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी क्या है। हमने अपने पिछला लेक्चर में क्या पढ़ा था? भौतिक जो विज्ञान है उसके मुख्य भाग थे, उसमें रसायन शास्त्र, भू विज्ञान, भौतिकी। तो उसमें से हमने अपने पिछले लेक्चर के लास्ट में ये बोला था कि हम लोग जो अगला लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाला है, भौतिकी क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भौतिकी क्या होता है। आइए हेडिंग डाला जाए भौतिकी का। आप लोग प्रश्न चाहेंगे तो बना लेंगे। तो हमारा आज की इस लेक्चर का जो प्रश्न है, पहला क्या है, भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या है। अगर आप लोग को भी अगर हेडिंग डालना है तो हेडिंग डाल सकते हैं, भौतिकी क्या है। तो पहले हमको ये देखना है कि ये जो भौतिकी है ये किस विज्ञान की भाग है। विज्ञान के तो दो भाग हो गए, एक का नाम था भौतिक विज्ञान और एक का नाम था जैविक विज्ञान। तो ये तो बात स्पष्ट हो जाता है कि जो भौतिकी है ये भौतिक विज्ञान का भाग है। किसका भाग है? भौतिक विज्ञान का भाग है। अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देखिए, क्योंकि वहाँ से ही ये कार्य हमारा आगे बढ़ रही है। ओके, तो भौतिक विज्ञान का ये हमारा क्या है, भाग है। तो हम भौतिकी का डिफिनेशन जब देंगे तो कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट तो हमको लेना ही पड़ेगा। क्या सही बात है? अब ये देखना है कि सपोर्ट तो हमने भौतिक विज्ञान से लिया है, लेकिन इसके अंदर में हमको क्या पढ़ना होता है। अभी हम चीज़ों को डिफिनेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। डिफिनेशन देना ही बड़ा बात नहीं है, पहले में से समझ लेना होगा, ठीक है। तो भौतिकी तो हमारा पहला ये समझ में है कि ये भौतिक विज्ञान का अंतर्गत ये है। अब इस भौतिकी के अंदर क्या चीज़ का स्टडी होता है, तो देखिए इसके अंदर जो होता है स्टडी, ये हमारे जो नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक, भगवान अगर हम लोग जो नाम देते हैं अपना, इसमें ये हमारे आसपास के जितने भी संसार है इसमें बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रकृति होती हैं, मतलब प्रकृति के द्वारा। प्राकृतिक इस तरह से हमारे इस संसार में बहुत से ऐसी घटनाएं होती हैं जो किनके द्वारा होती हैं, प्रकृति के द्वारा, यानी नेचर के द्वारा। नेचर यानी खुद कहें तो गॉड कह सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन साइंस में गॉड हम ना बोलकर क्या बोलते हैं, प्रकृति। जैसे बारिश का पड़ना हो गया, बिजली का चमकना, सूर्य का उगना, ये सब कहीं ना कहीं ये क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। मतलब वैसी घटनाएं जिनके पीछे मनुष्य का हाथ ना हो। ओके, अब कोई कहेगा कि बम पटक देना, ये कौन सी घटना है, तो ये तो मानव जनित हो गई। बाढ़ है आ जाना, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक हो गया। तो वैसे ही हम ये देखना है कि इस भौतिकी के अंदर प्राकृतिक में जो घटनाएं होने वाली है उसी का अध्ययन करते हैं। तो हमारा यहाँ से डिफिनेशन बन गया कि भौतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत लिखने में तकलीफ होगा, क्या अंतर्गत आप लिख सकते हैं, 9th में आ चुके हैं और हिंदी के वर्ड लिखने में तकलीफ होंगे तो भैया फिर स्टडी कैसे होगा। एक बार और डिफिनेशन को बोलते हैं। भौतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। डिफिनेशन समझ पाए? यानी कि प्रकृति में जो होने वाली विभिन्न घटनाएं, विभिन्न माने अलग अलग प्रकार की घटनाएं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिकी कहते हैं। हम तो ऊपर ही लिख दिए हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, तो फिर बाद में भौतिकी कहते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। अब इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा भौतिकी का उदाहरण अगर देखा जाए तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे बिजली का चमकना, वर्षा का होना, क्या वर्षा का होना, ये उदाहरण बता रहे हैं। कुमार आप चाहेंगे तो इंद्रधनुष का बनना, ये भी हो जाएगा। इसमें आप चीज़ों को लिख सकते हैं। ये सभी के सभी कैसी घटनाएं हैं,
ये हमारा प्राकृतिक घटना है। सूर्य का उगना, मतलब सूर्य जो होता है ना, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये सभी के सभी प्राकृतिक घटनाएं किस विषय में अध्ययन किया जाएगा? भौतिकी के अंदर अध्ययन होगा। तो ये हमारा भौतिकी का डिफिनेशन और उसके उदाहरण समाप्त हुए। अब कुछ हम इसके बारे में थोड़ा इसकी हिस्ट्री जानना चाहेंगे कि इसकी आखिरकार ये आया कहाँ से, स्टडी करने हमारे आसपास कैसे इसे पहुँचाया गया। तो चलिए इसका थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को जानते हैं जो काफ़ी हमारे लिए बेसिक नॉलेज के लिए काम में आएंगे। तो इन चीज़ों को मिटाते हैं और हम जानते हैं कि जो भौतिकी है, ज़रा इसको देखें भाई कि कहाँ से ये आया है हमारे जीवन में पढ़ने के लिए। तो देखिए, भौतिकी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिजिक्स। भौतिकी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिजिक्स। आप इस चीज़ों को नोट करके भी लिख सकते हैं। ओके, जो अगला हम पॉइंट बताने वाले हैं आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। तो जो फिजिक्स मतलब जो भौतिकी है कहाँ से उत्पन्न हुआ है? फिजिक्स से। यहाँ पर मैंने अभी हमारा वर्तमान में हमसे कोई पूछे कि भौतिकी को क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है, ये फिजिक्स वर्ड, ये फिजिक्स शब्द जो आया हुआ है एक ग्रीक देश से, फ्यूसिस के नाम से आया हुआ है। मतलब ऐसे एक ग्रीक देश है, ग्रीक, ऐसे इसको हम लोग यूनान के नाम से भी जानते हैं। यूनान देश सुने होंगे कि यूनान देश, अरे इसका है जो कि हमने तो क्या सुना है? भारत सुना है, अमेरिका सुना है, बहुत से ऐसे देशों का नाम सुना है। लेकिन ये सब जो देश हैं ये सब साइंस के लेकर काफ़ी हाईलाइट देश हैं, ग्रीक देश। और ग्रीक अपने आप में एक अंग्रेजी वर्ड है ना, इसको यूनान देश भी हम लोग बोलते हैं। ओके, तो फिजिक्स जो है उस देश के पास जब हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या चीज़ से उत्पन्न हुआ है? फ्यूसिस से। यानी वहाँ के लोग अंग्रेजी में कैसे लिखते होंगे? ऐसे, फ्यूसिस। तो अब इस बात को हम लिखेंगे कैसे? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस, ब्रैकेट में ऐसे, फ्यूसिस से हुई है। नोट में बातों को कैसे लिखना है? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, शब्द नहीं हो जोड़ेंगे तो ऐसे बोल देंगे फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ मतलब किसका अर्थ? इस वाले का, ये पॉइंट जो हमारा है फ्यूसिस का, मतलब इसका क्या अर्थ होगा? जब उस देश में लोग फ्यूसिस बोलते हैं तो इसका अर्थ तो होना चाहिए ना हमारे देश के अंतर्गत। तो फ्यूसिस का अर्थ हमारे देश में अगर आए तो इसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति अंग्रेजी में कहें तो नेचर। तो कहीं ना कहीं पहुंच गए, भौतिकी का डिफिनेशन में पहुंच गए वहां नेचर तक। तो कही रहे थे कि इसमें प्राकृतिक घटनाओं का क्या होता है? अध्ययन होता है। देखिए जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है वहाँ भी लोग इसे क्या समझते हैं? प्रकृति ही। यानी कि जो फिजिक्स है ये किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द से क्या? तो फ्यूसिस से। इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। तो ये एक हमारा क्या था? इसका मतलब बेसिक जानकारी था कि ये कहाँ से उत्पन्न होकर आया। इस विषयों में मतलब भौतिक के विषयों में काफ़ी मेहनत करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो उस समय अपने आप में इसको खूब रिसर्च किए और आगे चल के इसके भी कई भागों में क्या कर दिया गया? आज वर्तमान क्षेत्रों में कई भागों में बढ़ चुका है। पहले तो इसकी ब्रांच उतना नहीं था, शाखाएं नहीं थी, लेकिन आज इसको भी क्या कर दिया गया? बांट दिया गया है। तो हम उधर ध्यान नहीं देने वाले हैं क्योंकि अब हमारा जो 9th है इसमें हम जितना ज़रूरत चीज़ें वाली है वहीं पढ़ते हैं। हायर स्टैंडर्ड में अब जाएंगे तो भौतिकी को भी क्या कर दिया गया है? कई भागों में बांट दिया गया। जैसे ध्वनि, कहें तो प्रकाश, समझ रहे हैं? ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? भौतिकी के अंतर्गत। आसमान की चीज़ों का अध्ययन करना, कंप्यूटर का अध्ययन करना, ये सब भौतिकी के अंतर्गत भी आ सकते हैं मॉडर्न भौतिकी में। ठीक है, तो हमको यहाँ तक बेसिक जानकारी हमारा भौतिकी का हो गया।
हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछा जाता है कि भौतिकी का पिता कौन है। तो भौतिकी के क्षेत्रों में ज़्यादातर मेहनत करने वाले तो ऐसे सब लोग मेहनत किए हैं, ऐसा किसी को हम कम बेसी नहीं कहेंगे, लेकिन ज़्यादा जो फेमस व्यक्ति हुए इसमें वो व्यक्ति का नाम है सर आइजक न्यूटन। क्या नाम है उनका? सर आइजक न्यूटन। ऐसे सर आइजक न्यूटन। तो हम लोग इन्हीं को क्या बोलते हैं? भौतिकी विषय का पिता बोलते हैं। किनको? सर आइजक न्यूटन को। तो शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन ही कहते हैं। अब अलग अलग कहीं सोर्स ले पता करेंगे तो अलग अलग वैज्ञानिकों का नाम देता है। कुछ लोग आइंस्टीन को भी मानते हैं, कहीं ना कहीं गैलीलियो को भी लोग माना जाता है। इन तीनों वैज्ञानिकों में काफ़ी थोड़ा सा दिक्कतें महसूस होती है। तो अलग अलग सोर्स पर कहीं ना कहीं, मतलब सोर्स का मतलब कहीं रिसर्च किए, गूगल पे रिसर्च मारे तो कोई सपोर्ट देता है कि नहीं न्यूटन है, तो कोई बोलता है कि नहीं गैलीलियो है, कोई कहता है आइंस्टीन है। तो वो सब छोड़िए, हम लोग का मेन मुद्दा की बात पर ये आते हैं कि हम लोग को जहाँ तक जानना है वो हम किसको जानेंगे? सर आइजक न्यूटन को। तो हमसे पूछा जाएगा कि भौतिकी का पिता कौन है, तो हम आंसर क्या देंगे? सर आइजक न्यूटन। तो यहाँ तक हमारा भौतिकी का डिफिनेशन, उसके उदाहरण और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब चीज़ों को जान चुके हैं। अब इतना जो है लेक्चर 1 और लेक्चर जो अभी 2 हम बना रहे हैं, यहाँ तक हमने अभी बेसिक की स्टडी किया। मतलब 9 क्लास के जो फिजिक्स था उसका बेसिक शुरू किए थे। अब हम 9 क्लास के जो सिलेबस में जो हमको पढ़ना है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर ये क्या था? ये कुछ हमारे पास एक कंसेप्ट होना चाहिए था बेसिक नॉलेज का, इसके लिए ये था। हम चाहते तो इसको नहीं भी पढ़ते, लेकिन इसको नहीं होने से क्या होता है? हमारे एजुकेशन में प्रभावित होता है। पेड़ बहुत बड़ा बन जाए और उसका आधार अगर कमजोर रहेगा तो आंधी तूफान में टिक नहीं पाएगा, आंधी तूफान उसे उड़ा डालेगा, ठीक है ना। तो पहले हमें बेस मजबूत करना है, इसीलिए हमने पहले बेस को मजबूत किया। अब हम चलते हैं अपना न्यू टॉपिक के तरफ जो कि हमारे बुकों में पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए उसको। तो अब हमारे जो टॉपिक है इसका नाम लिख दिया है यहाँ पर, भौतिक राशियाँ। आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए। अभी भौतिक राशियाँ को हमें समझना होगा। सबसे पहले ये राशियाँ क्या होती है? राशि का नाम कहीं हम लोग मैथ में भी सुने हैं, चर राशि, अचर राशि। तो ये सब आप लोग वहाँ पर एक चर राशि है, अचर राशि है, वो मैथ का एक अलग रिलेशन है। हमारा यहाँ समझना होगा किसको? भौतिक राशियाँ को, ठीक है ना। अब ये भौतिक राशियाँ का मतलब होता है कि इस दुनिया में मौजूद वो चीज़ें जिसे हम माप सकें। जैसे अगर हम मापने की बात करें लंबाई, तो लंबाई हम माप लेंगे, यानी ये हमारे भौतिक राशि के अंतर्गत आ जाएंगी। बोल दिए द्रव्यमान, बल, समय, ये सबको हम माप सकते हैं। कुछ ना कुछ हमारे पास मापने का कोई तो तरीका होगा कि 5 kg, 10 kg, 2 घंटा हम माप रहे हैं कि नहीं माप रहे हैं। तो जिसे भी मापा जा सके, अगर हमको डिफिनेशन देना होगा भौतिक राशियाँ का, तो बोल देंगे कि ऐसी राशियाँ जिसे मापा जा सके, ऐसी राशियाँ जिसे क्या किया जा सके? मापा जा सके, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे में अगर एग्जाम्पल हमें देना है तो हमने क्या एग्जाम्पल में दे सकते हैं? समय दे सकते हैं, द्रव्यमान लिख सकते हैं। ये सभी ना सभी को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ETC और भी आप लिख सकते हैं। तो हमसे अगर कोई पूछे कि भौतिक राशियाँ क्या हैं, तो ऐसी राशियाँ जिसे हम क्या कर सके? माप सकें, तो हमारा क्या कराती है? भौतिक राशियाँ। अब कहेंगे सर इतना सिंपल में चीज़ें बता दी आप, तो कोई कहेगा कि इतना सिंपल में थोड़े चीज़ें होती है, थोड़ा लॉन्ग में बताया जाए। तो लॉन्ग में भी समझते हैं। पहले ये समझें कि ये भौतिक राशियाँ जो है ये मापी जा सक रही है। क्या ऐसा सरनाम बताइए ना जिसे हम माप नहीं सके और इस दुनिया में मौजूद हो, इसका कहीं ना कहीं उसका नाम तो हमें सुनाई दिया होगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि भूख लगा है हमें, या प्यास लगी है, या हमको किसी बात का दुख है, क्या ये सब शब्दों को हम माप सकते हैं? ये सब बातों को माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं।
तो ये भौतिक राशियां नहीं होंगी। तो इस चीज़ों को हम यही समझना चाह रहे थे कि जिसे माप सके वही हमारा क्या है, भौतिक राशियां हैं, और जो नहीं माप पाया वो तो अपना अभौतिक राशि हो जाएंगी, उसका बातें हमें क्या करना है। इसका एक अदर डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि भौतिक के नियमों को, ये काफ़ी आपका जाना पहचाना भी डिफिनेशन हो सकता है। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अब सर यहाँ पर समझ नहीं पा रहा है कि भौतिक के नियम आप पदों में व्यक्त करना ये क्या होता है। तो भौतिक का नियम का मतलब, जैसे अब ये मार्कर है और इसको छोड़ेंगे तो कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। ये तो भैया एक भौतिक का नियम हुआ, प्राकृतिक नियम हुआ कि नीचे गिरेगा। गिरेगा तो यहाँ पर भौतिक के नियम, एक बल लगाया, एक बल से गिरा। समझिए, बातों को पकड़िए। पहले हमने क्या कहा कि जब मार्कर को छोड़ें तो मार्कर नीचे गिरा, यानी नीचे गिरना एक नियम हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं ये नीचे ही गिरेगा, एक नियम बन गया। ये नियम एक भौतिक के अंतर्गत आया कि कोई भी हमसे पूछेगा, अगर हम अनपढ़ भी हैं, कोई पूछेगा कि इस मार्कर को छोड़ेंगे तो कहाँ गिरेगा, तो नीचे गिरेगा। ये एक प्रकृति का नियम हो गया। ओके, इस पृथ्वी पर बात बोल रहे हैं, अब अलग चीज़ों को हम नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। अब भौतिक के नियमों से गिरा तो कहीं ना कहीं फिर भौतिकी में ये बात हुआ कि गिरा तो कोई खींचा इसको, एक बल से खींचा गया। अब उसका नाम गुरुत्वाकर्षण बल है। तो बल से खींचा गया, यहाँ पर बल शब्द का प्रयोग हो गया, बल शब्द का प्रयोग हो गया। देखिए बातें कहाँ तक बढ़ रही है। अब कोई हमसे ये भी पूछेगा कि कितने बल से नीचे खींच रहा है इसको। अब यहाँ से जैसे ही हमसे कोई क्वेश्चन किया कि कितना बल लगा के खींचा, तब यहाँ पर हमको जवाब देना होगा। ये तो भौतिक का नियम था, अब इस नियम को एक पद में हमें बताना होगा। वहीं हमारा भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। तो हमने खींचने वाले जो गिर रहा था नीचे और एक बल से गिर रहा था, तो बल हमारा क्या हुआ, यहाँ पर भौतिक राशियां हो गए। अब इनको एक पद में व्यक्त किया जाए, इनको एक पद में व्यक्त किया जाए, जैसे कह देंगे 5 न्यूटन के बल से गिर रहा है सपोज। तो यहाँ पर 5 न्यूटन किस पद की बात कर रहा है, बल वाले पद को यहाँ पर बता रहा है। अब बल अपना किस पद को बता रहा भैया, तो बल नीचे गिरने के नियम के बारे में बता रहा है कि मारकर नीचे गिरेगा, वो हुआ नियम। इस नियम को जिस पद में बताया गया वो हुआ बल। तो बल ही हमारा क्या बन गया, भौतिक राशियां बन गई। अब बल किस पर डिपेंड करता है, तो एक संख्या वाले मान पर और एक मात्रक पर। तो हम आगे चल के मात्रक भी पढ़ेंगे कि मात्रक क्या होते हैं। यानी राशि दो बातों पर निर्भर कर गई, एक संख्या और एक मात्रक। समझे क्या, एक राशि को पूरी तरह से बताने के लिए कब बातों की जरूरत पड़ गई, दो बातें। एक का नाम हो गया क्या, संख्या, और एक का नाम हो गया मात्रक। तो ये सब बातें हम जो है आगे कहीं ना कहीं मात्रक को भी पढ़ लेंगे। लेकिन भौतिक राशियां का डिफिनेशन समझे तो एक सिंपल ही बता दिए कि वैसी राशियां जिसे मापा जा सके तो उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। उदाहरण में आप लिख सकते हैं समय, द्रव्यमान, बल, वेग, विस्थापन इत्यादि। नहीं तो अदर रूप में बोलना है तो बोल दीजिए कि भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कि इस भौतिक राशि को अध्ययन करने के लिए दो भागों में बांट दिया गया। इस भौतिक राशि को अध्ययन करने के लिए कई भागों में बांट दिया गया, दो भागों में। तो चलिए उन दोनों भागों का नाम लिखते हैं, नाम सुन लिया जाए। एक का नाम है आधारी राशियां और एक का नाम है व्युत्पन्न राशियां। तो सभी आप लोग बोले क्या है, भौतिक राशियों को अध्ययन करने के लिए कई भागों में बांट दिया गया, दो भागों में। एक का नाम है क्या, आधारी राशियां, और एक का नाम है व्युत्पन्न राशियां। तो चलिए उसका नाम लिखते हैं कि कौन कौन राशियां का नाम है। आइए लिखा जाए। पहला का नाम क्या देंगे हम लोग, आधारी, आधारी राशियां। बोलिए जी,
पहला का नाम क्या है मेरा? भौतिक राशियां दो भाग में बटी है, तो पहला का नाम क्या है? आधारी राशियां। अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज पढ़ना आएगा क्या? इसको प्रोनाउंसिएशन कर दें, बेसिक क्वांटिटीज। दो भागों में बोलेंगे अच्छा लगेगा। तो पहला का नाम क्या हुआ? आधारी राशियां, और दूसरा का नाम देख लिया जाए, मैंने दूसरा का व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां अंग्रेजी में देखा जाए तो डेरिव्ड। डेरिव्ड। अब कुछ लोग डेराइव्ड पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे भैया उनके ऊपर है, हमारा हम पढ़ रहे हैं डेरिव्ड, ठीक है ना? डेरिव्ड क्वांटिटीज। पहला का नाम क्या है? बेसिक क्वांटिटीज, और दूसरा का नाम है डेरिव्ड क्वांटिटीज। ओके, अब हम इनको बारी बारी से क्या करेंगे? पढ़ेंगे कि आधारी राशियां क्या हैं, फिर व्युत्पन्न राशियां क्या हैं। इनका अपना खुद अलग भी नाम है, इसका अपना एक अलग भी नाम है, मूल राशियां। अगर आधारी राशियां का हमारा अलग कोई नाम पूछता है दूसरा, तो क्या बोल देंगे? मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसका अंग्रेजी होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं कौन सी राशियां पर? आधारी राशियां के तरफ बढ़ते हैं। तो इसको मिटाते हैं चीजें। चलिए इसको स्टडी कर लिया जाए कि भाई आधारी राशियां क्या है। तो सबसे मेन हमारा पॉइंट किसको ध्यान में रखना था? मेन पॉइंट मेरा रखना था भौतिक राशियां, वहीं से ना शुरू हुआ है यह बात। तो आइए अब देखते हैं कि आधारी राशियां क्या है, इसका डिफिनेशन दिया जाए। तो देखिए आधारी राशियां का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर खास गुण है, इस राशि के अंदर, आधारी के अंदर खास गुण यह है कि बोलता है कि हम स्वतंत्र आदमी हैं, फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब कि अभी किसी की गुलामी करने वाला नहीं है। आधारी राशि क्या कहता है कि हम वैसा राशि हैं जो स्वतंत्र होते हैं, मतलब हम किसी की गुलामी करने वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ से इसका एक डिफिनेशन हम बनाते हैं कि वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात ये दूसरे पर आधारित नहीं होती हैं, तो उन्हें आधारी राशियां कहते हैं। डिफिनेशन समझ पाए क्या? एक बार और रिपीट करें, एक बार और रिपीट करते हैं, सुनिए। वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात ये दूसरे पर आधारित नहीं होती हैं, तो उन्हें आधारी राशियां कहते हैं। जैसे भाई कौन कौन ऐसा राशि है कि स्वतंत्र आदमी है, किसी की गुलामी नहीं करता, तो उसका नाम जानना तो बड़ी जरूरी है। जैसे में हमें लिखना होगा तो लिख लेंगे क्या? जैसे समय कहता है कि भैया हम स्वतंत्र हैं, हम किसी की गुलामी नहीं करते हैं। सचमुच में देखा जाए तो समय का मतलब क्या वो कहता है कि हम को कोई रोक नहीं सकता, हम मस्त आदमी है। समय, द्रव्यमान, लंबाई, etc, ये वैसी भौतिक राशियां हैं जो क्या हैं? स्वतंत्र हैं, ये किसी की गुलामी करने वाली बात नहीं है। मतलब ये सब हम समझाने के लिए गुलामी वगैरह का वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। कहने का मेरा मकसद है ना कि अब समय का कोई फार्मूला अपना खुद का नहीं बना कि नहीं समय बराबर इतना होता है, ये अपने आप में खुद एक है। द्रव्यमान भी अपने आप में किसी के ऊपर आधारित नहीं है। अब कोई हम ऐसा फार्मूला बोलेंगे कि उसका मतलब कोई और, जैसे हम बोल दिए चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी चाल का फार्मूला क्या हुआ? दूरी और समय पर आधारित हो गया, तो वो हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ। स्वतंत्र का मतलब कि खुद में अपने आप में एक है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इन राशियों की संख्या जो होती है 7 होती है। आधारी राशियों की संख्या कब होती है? 7 गो होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आधारी राशियों की कुल संख्या 7 होती है, जिनका नाम निम्न है।
हम उन आधारी राशियों के सातों नाम को क्या करते हैं, अब लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बताइए आधारी राशियां का मतलब क्या होता है। पहले पीछे हमारा ध्यान रहेगा तबे ना, क्योंकि हर अगला सीढ़ी चढ़ने के लिए पिछला सीढ़ी हमारा सपोर्ट में होना चाहिए। ये जिंदगी का ही प्रोग्रेस है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनको चाहिए लिफ्ट से जाएंगे, तो लिफ्ट से वो जाएंगे जिनको भाग्य किस्मत आजमाना चाहते हैं। जो मेहनत की बात करते हैं वो सीढ़ी से जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आधारी राशियां का मतलब ये बोल रही है कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी पर आधारित नहीं हैं, हम चलते हैं तो अकेले चलते हैं। और अकेले भैया जो रहेगा वो कुछ ना कुछ महानताएं हासिल करेगा। भीड़ में रहिएगा तो भीड़ बन के रह जाइएगा। वही पाते हैं जीवन में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए हमें अकेले अपना काम करना होगा। हाँ, एक कमेटी होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग तो हमारा अकेले ही ना होगा। तो आइए लिखते हैं। आधारी राशि की संख्या कुल 7 होती है, जिनका नाम निम्न है। तो चलिए हम आधारी राशि का नाम अब लिखते हैं। तो चलिए पहला लिखा जाए। पहला का नाम हमारा है लंबाई। पहला राशि का नाम क्या है हमारा, लंबाई। अंग्रेजी में इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, LENGTH, ठीक है। दूसरा का हमारा नाम है द्रव्यमान। दूसरा का नाम क्या है बोलिए तो, द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास। अंग्रेजी में मास बोलते हैं, ओके। तीसरा जो हमारा है समय। तीसरा का हमारा नाम क्या है, समय। इसको आप लोग तो जानते ही होंगे, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय। चौथा जो हमारा है विद्युत धारा। चौथा हमारा क्या है, विद्युत धारा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बोलिए तो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चौथा हो गया। पांचवा जो है हमारा है ताप, या तापमान भी लिखता है बुकों में ना, ताप या तापमान। इसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को लिख लिए। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप। छवा का नाम है ज्योति तीव्रता। छवा का नाम क्या है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। अब थोड़ा नीचे हो रहा है, अंग्रेजी ऊपर लिखते हैं, ये वाला लिखिए, इसको मिटा दें। तो चलिए पहले रिपीट कर लेते हैं नाम। एगो लास्ट वो बोल देते हैं पदार्थ का परिमाण, ठीक है। दोनों का नाम ऊपर लिखेंगे ताकि हो सकता है कि नीचे आने में तकलीफ हो। कैमरा में भी अब मोबाइल से ही चीज़ों को शूट किया जा रहा है। धीरे धीरे विकास कर लिया जाएगा, मेहनत में लगे रहना होगा। अगर लगातार बारिश बरसने लगे तो बाढ़ आ जाता है। उसी तरह अगर हम लोग लगातार मेहनत करें तो हमारे जीवन में ना तूफान आ जाएगा। तूफान मतलब महानताओं की तूफान, ऐसा ना कि बर्बादी का तूफान, ठीक है। तो पहला का नाम क्या है, लंबाई, द्रव्यमान दूसरा, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, छवा ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ का परिमाण। अब इन दोनों का मीनिंग हम ऊपर लिख देते हैं, पहले आप लोग इसको उतारिए। एक बार इंग्लिश में रिपीट कर दें तो चलिए इंग्लिश में एक बार रिपीट कर देते हैं ना। फर्स्ट लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ में इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ में टेम्परेचर, और यहाँ 6 में है लुमिनस। क्या नाम है, लुमिनस। अब पढ़ने वाले लुमिनियस भी पढ़ सकते हैं, उनके पढ़ने का अपना प्रोनाउंसिएशन है। और 7वां जो है पदार्थ का परिमाण जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख देते हैं ना, पहले इसको उतारिए। चलिए लिखते हैं इसको उतारने के बाद।
तब ऊपर के चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, यहीं तक आगे लिखते हैं। तो 6वां का है हमारा है ज्योति तीव्रता। अरे इसमें थोड़ा सा देखिए ना, ये जो ती है ना, मिस्टेक हो गया है। ती जो होगा कहीं ना कहीं हमारा इधर से नहीं होगा, ऐसे ती होगा इधर से। भैया थोड़ा हर्षई दीर्घई साइंस जो होता है उधर ध्यान उसका नहीं रहता है बातों पर कि क्या लिखा है। मेन उसका मकसद होता है कि एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें आ जाए। तो थोड़ा बाई मिस्टेक होना ज़रूरी है। मिस्टेक होगा तभी ना हमको पता चलेगा कि हम इंसान हैं, नहीं तो हम लोग मिस्टेक नहीं करेंगे तो लोग भगवान अपने आप को मानने लगेंगे नहीं। तो आइए ज्योति तीव्रता को हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं। यहाँ पर में लिखते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी। और जो हमारा 7वां था, 7वां नंबर का, इसका नाम था पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण किसका परिमाण है 7वां का नाम में, पदार्थ का परिमाण। अंग्रेजी में लिखेंगे अमाउंट ऑफ, पदार्थ को बोलते हैं सब्सटेंस ऐसे। तो देखिए 7 को हमने आधारी राशियों को क्या कर लिए, लिख लिए हैं। इसको अंग्रेजी में एक बार फिर से बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, और एगो का नाम क्या है, पदार्थ का परिमाण, अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इस तरह से हमारे ये जो 7 आधारी राशियां हैं इनके हिंदी नाम और अंग्रेजी नाम भी लिख लिए, और आधारी राशियां भी हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब हमें चलना होगा किधर, व्युत्पन्न राशियों के तरफ। तो आप सभी और हम लोग मिलकर हेडिंग डालते हैं। ओके, तो चलिए अब चीज़ों को क्लीन कर दिए हैं। हमारा हेडिंग अब डाला जाए क्या, नंबर 2 पर क्या था, व्युत्पन्न राशियां। किसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो हम लोग स्टडी करने वाले हैं व्युत्पन्न राशियां को। अब बताएंगे कि ये व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। कहीं ना कहीं आधारी राशियों को स्टडी करने से इनको हमें सीख मिलना जरूरी है। पिछला वाला अगर मेरे पास जानकारी अगर हो गया तो कहीं ना कहीं इसको हम जान लेंगे। अब इसको कैसे जानेंगे भैया, अब हम लोग पहलवान जी हैं क्या कि पटक दिए उसको, पटकने की बात नहीं है। आइए दिमाग से प्रयोग करते हैं इसको ना। व्युत्पन्न, इसका नाम हमें लग रहा है उत्पन्न। व्युत्पन्न माने किसी से भी ये उत्पन्न हुआ है। क्या बातें समझ में आ रही है, इसके नाम में लिखा हुआ है व्युत्पन्न। अब कहाँ से व्युत्पन्न हुआ है ये हमको बाद में पता चल रहा है। किसी न किसी राशि को लिखेंगे तब ना पता चले किससे उत्पन्न हुआ है, लेकिन अभी तो इसके लिखने से ये लग रहा है कि उत्पन्न हुआ है। तो ये भैया स्वतंत्र नहीं है, किसी के ऊपर आधारित है। तो हम डिफिनेशन दे देंगे कि वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, क्या बोलेंगे, वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, अर्थात ये किसी दूसरे भौतिक राशि पर आधारित होती हैं। सर ये कैसा डिफिनेशन बोले, थोड़ा एक बार और बोलिए, ये नहीं सोच रहे हैं, हाँ हमको भी यही लग रहा है। आइए एक बार और बोलते हैं, वैसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, अर्थात ये दूसरे भौतिक राशि पर आधारित होती हैं। यहाँ जो दूसरे भौतिक राशि बोल रहे हैं वहाँ पर कौन होगा, अगर नाम लिया जाए तो वहाँ पर आधारी राशि होगा, लेकिन हम उसको बोल नहीं रहे हैं। आपका इच्छा होगा तो बोलकर लिख लेंगे। तो दूसरे भौतिक राशि पर क्या होती है, आधारित होती है, तो इसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। समझे, डिफिनेशन समझ में आया कि भी बाउंस से किया हुआ है, हमको तो लग रहा है समझ गए हैं। आपके पास खुद का मेहनत है तो देखिए व्युत्पन्न राशियां में क्या कहा जाएगा। जैसे में अगर देखा जाए तो बोलिए, जैसे में देखा जाए तो क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल हमारा क्या है, आधारी राशियां में आ जाएगा। आयतन, आयतन भी आ जाएगा। चाल, चाल भी आ जाएंगे। बल, अरे सर बहुत आ जाएंगे, कितना लिखिएगा, है ना। क्षेत्रफल, आयतन, चाल, बल, ये सभी के सभी कौन राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं। अब कहेंगे सर डिफिनेशन भी समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी आ गया, लेकिन थोड़ा इसको और एक्सप्लेन ढंग से समझाइए ना कि कहाँ आधारित है, कि कहाँ स्वतंत्र नहीं है। डिफिनेशन में तो आप कह रहे कि स्वतंत्र नहीं होती है, दूसरे पे आधारित होती है, इस वाले बात को समझा दीजिए। क्योंकि डिफिनेशन तो हम याद कर लिए, इसका एग्जाम्पल भी याद कर लिए, लेकिन समझा दीजिए इसको। मेन हमारा बात समझना है। अगर समझ जाएंगे तो नींद में ही बातें हमें याद आएगी। नहीं, कोई चीज़ हमें कोई नींद में नहीं आता है, हाई वाला सर बताए थे, तो मेन आपका लगाव है। आप किसी चीज़ का लगाव हो जाइएगा तो आपको नींद में भी आने लगेगा। तो आइए हम अब देखते हैं कि ये कोई इसमें से वो लेकर इसको जांच कर लेते हैं कि कैसे किसी पर आधारित हो गई और कैसे ये स्वतंत्र नहीं है। तो देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं और एक राशि को लेकर इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि इसमें से हम चाल को ही ले लेते हैं, या पहले लीजिए ना क्षेत्रफल को लीजिए, कहे ना इधर उधर की बात करेंगे। क्षेत्रफल, अब आप लोग बताएंगे कि क्षेत्रफल का अपना खुद का एक सूत्र होता है। अब कहेंगे सर क्षेत्रफल का सूत्र है, ये कैसे पूछ रहे हैं, कुछ रखिए जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये तो एक आकृति रख के बोलते हैं ना। पढ़ाई के लेवल में, फिजिक्स के लेवल में कहें तो क्षेत्रफल का अपना खुद का एक सूत्र होता है। मैथ में भी हमें बताया जाता है कि क्षेत्रफल बराबर इतना मीटर स्क्वायर चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन वहाँ पर कोई आकृति दे दिया जाता है कि बताओ आयत का क्षेत्रफल। लेकिन फिजिक्स में हमको ये आकृति नहीं दिए हैं, अपना इसका खुद का फॉर्मूला होता है। और ये क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। कहेंगे यार सर तो हम जानते करते थे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये आयत का क्षेत्रफल नहीं है। क्षेत्रफल का अपना खुद का सूत्र एगो होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। कोई आकृति यहाँ पर रखे, कोई आयत बनाए या चाहे ना बनाए, उससे हमको मतलब नहीं है। कोई सादा सादा पूछ दिया कि बताओ क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है भाई, तो आप क्या बताइएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। उसी तरह अगर आयतन का पूछ देगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन का भी अपना खुद का सूत्र है ना। तो बताइए कि यहाँ क्षेत्रफल तो मेरा कौन राशि है, भौतिक राशि है, सॉरी व्युत्पन्न राशि है। अच्छा कोई बात नहीं, भौतिक राशि का भाग है, तो व्युत्पन्न राशि है कौन भैया, क्षेत्रफल। अभी क्षेत्रफल किस पर डिपेंड कर रहा है, लंबाई पर। लंबाई कौन सी राशि है, तो ये है आधारी राशि। ये कौन राशि है, आधारी, ठीक है। और चौड़ाई कौन सी राशि है, तो एक बात का ध्यान दीजिए, चौड़ाई कहने का मतलब एक प्रकार के वो लंबाई ही होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि हाथना लंबा है हाथना चौड़ा है, तो चौड़ा के समय क्या दूरी ना नापते हैं हम लोग, लंबाई में भी दूरी नापते हैं 5 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई, तो 2 मीटर भी अपने आप में एक प्रकार क्या है, ये लंबाई ही है। हाँ थोड़ा सा नाम अलग तरह से प्रयोग किया जा रहा है और कहने का इरादा अलग है, बट साइंस के दृष्टि में लंबाई और चौड़ाई ये कोई अलग चीज़ है नहीं है, एक प्रकार के दूरी ही है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में क्या हुआ, लंबाई ही हुआ। लंबाई हुआ तो कौन राशि हो गया, आधारी राशि हो गया। तो अब बताइए कि ये व्युत्पन्न जीव जो है, व्युत्पन्न भैया जो हैं, ये किन पर आधारित हैं, तो ये कहीं ना कहीं आधारित है लंबाई पर और कहीं ना कहीं चौड़ाई पर। अगर इनमें से किसी एक को गायब कर दें तो क्षेत्रफल जी का भूख प्यास मिट जाएगा। कोई ये कैसे, क्योंकि ये गुलामी करते हैं लंबाई चौड़ाई का, लंबाई चौड़ाई मालिक है इनका। अगर इनका कहानी देखा जाए तो इनके पीछे किसका हाथ है, लंबाई चौड़ाई का। जहाँ इसमें से कोई एगो गायब हुआ तो इनका नामो निशान मिट जाएगा, इनका कहानियों गोल हो जाएगा। तो ये बेचारे गुलामी किसकी करते हैं, लंबाई की और चौड़ाई की। तो कह सकते हैं कि क्षेत्रफल जी किस पर आधारित है, तो आधारी राशि पर आधारित है। तो इस तरह से बातें समझें।
कि ये किसी न किसी के ऊपर आधारित होता है, ये खुद का अकेले जी सकता है का? कहीं क्षेत्रफल कहीं मान लीजिए कहीं जा रहा है टूर घूमने तो ये अकेले जाएगा? इनको लंबाई चौड़ाई को टांग के लेके चलना है, चलो जी मेरे संगे। अकेले ही जाइए नहीं पाएंगे। अगर कहीं हमारा वो था पीछे समय को कहीं टूर घूमने जाना है तो वो आराम से वो टिकट कटाएगा, चल देगा बैग वैग कस के, कहता है आई एम अकेले नहीं, आई एम एलोन अंग्रेजी में। तो इस तरह से ये क्षेत्रफल जी बेचारे जो है ना, इसी तरह चाल को ले लीजिए। तो चाल जो है हमारा क्या है, चाल बराबर किस पर आधारित है भैया? दूरी बटा में समय। दूरी बटा में क्या? समय। अब बताइए दूरी भी एक प्रकार है, क्या है? लंबाई है कि नहीं है दूरी? और समय तो खुद हमारा समय आधारित राशि है। तो चालो जी है ना, ये भी अकेले नहीं है, यो भैया किस पर डिपेंड कर रहे हैं? दूरी पर और समय पर। तो जो जो आधारित हैं किसी पर उनका नाम व्युत्पन्न राशि हो गया। तो इस तरह से हमारा वो दोनों राशियां क्या हुई? समाप्त हुई, जिसका नाम क्या था? आधारी राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अगर कोई हमसे दोनों में अंतर पूछ दे तो क्या ये कहूँ दो अंतर बताने के योग्य हो गए हैं हम लोग? बोलिए। कहेंगे अंतर सर, अंतरों पूछा जा सकता है क्या? मान लीजिए ओवर किसी का माइंड दिमाग लगा दिया कि बताओ तो आधारी राशियां और व्युत्पन्न राशियों में क्या अंतर है, तो खटाक से हम क्या बोलेंगे कि आधारी राशियां स्वतंत्र होती हैं जबकि व्युत्पन्न राशियां स्वतंत्र नहीं होती है। अंतरेजों से मिल गया। आधारी राशि किसी दूसरे राशि पर आधारित नहीं होती है, और उसमें लिख देंगे कि व्युत्पन्न राशि जो होती है वो आधारी राशि पर आधारित होती है। बड़ा अजीब लग रहा है बोलने में नहीं, लेकिन क्या करिएगा, बोलना पड़ रहा है। एक और बोल सकते हैं अंतर में कि आधारी राशि का एग्जाम्पल लंबाई समय द्रव्यमान, और व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल क्षेत्रफल आयतन बल और चाल, और ही कुछ लिख सकते हैं। इतना अंतर बता दिए जी। और ही अंतर लिखना होगा तो लिख देंगे कि आधारी राशि की संख्या निश्चित होती है 7 गो, अब व्युत्पन्न भैया कहते हैं कि हम आई एम बाहुबली नहीं, बाहुबली नहीं, बाहुबली तो एगो ना होता है, ई बोलता है कालके के सेना ढेर थे। मूवी देखे होंगे बाहुबली, तो उसमें ढेर थे उसमें। तो व्युत्पन्न राशि अकेले नहीं, इसकी संख्या अनगिनत है, बहुत सारे हैं, एजो से हम कह सकते हैं। तो इस तरह से राशि में अंतर हमें पूछेगा नहीं, बट अपना ज्ञान के लिए हमने बातों को कर दिया। अब हमारा अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मात्रक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मात्रक। तो आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।